प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। गत कक्षा में हमने व्याकरण में वर्ण और शब्दों का अध्ययन किया था। अब हम वाक्य हैं उनके बारे में जानेंगे। ध्यान से सुनिए। मुख से निकलने वाली एखंड ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। शब्दों का क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है, जिससे सही सही अर्थ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमें वाक्य लिखना होगा अपनी कॉपी में। फिर परिभाषा लिखोगे। शब्दों का सार्थक समूह जिससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है, उसे वाक्य कहते हैं। अब इसमें समझिए कि व्याकरण में सबसे छोटी इकाई है वर्ण, और सबसे बड़ी इकाई कहें या अंक कहें वह होता है वाक्य। यदि अर्थ निकालें, जो भाव है उसका अर्थ निकालें, तो सबसे छोटी इकाई वाक्य ही होगी। अंग है वो तो सबसे बड़ा है, और भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई। तो शब्दों का जो सार्थक योग है वही वाक्य है। प्रयोग के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमें प्रयोग के आधार पर, या ये कहें संरचना है, उसके आधार पर वाक्य हैं उन्हें समझना है। हमारे पास सबसे पहले है साधारण वाक्य। प्रयोग के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। साधारण वाक्य क्या है? वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। उद्देश्य कर्ता होता है और विधेय क्रिया जो कार्य कर रहा है। तो यह ध्यान में रखना है कि जिस वाक्य में एक ही कर्ता है और एक ही कार्य कर रहा है, वहाँ साधारण वाक्य होगा। तो उद्देश्य तो है वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, और कर्ता का विस्तार अर्थात जैसे ये कहें कि राम का भाई मोहन, वह भी हो सकता है। विधेय जिसके लिए बात बताई जा रही है। तो हमें इसकी परिभाषा लिखनी है। वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। यह समझने के लिए लिखा गया है कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। वाक्य में प्रयुक्त कर्ता उद्देश्य है, कर्ता के साथ साथ कर्ता का विस्तारक है, वह भी उद्देश्य है। विधेय जिसके लिए अर्थात क्रिया के लिए जो काम करने वाला, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह क्रिया या विधेय है, और कौन क्रिया के लिए है, वह उद्देश्य विधेय। कर्ता के बारे में जो कहा गया कथन है, या ये कहें कि उद्देश्य के बारे में जो कहा गया है, वह विधेय। इसमें कर्म भी हो सकता है, कर्म का विस्तार भी हो सकता है, क्रिया भी हो सकती है, क्रिया का विस्तार भी हो सकता है, पूरक भी हो सकता है, और सहायक क्रिया भी हो सकती है। जैसे ये कहते हैं कि मोहन विद्यालय जाता है। यहाँ हमने देखा कि मोहन करता है और वह कहाँ जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। सीता गाना गाती है। सीता है वह करता है
और गा रही है वह उसका विधेय है। यहाँ हमने जो उदाहरण लिखा है उसे विस्तृत रूप में हमें बड़ा लग रहा है, लेकिन इसे हम समझें। राम का मित्र श्याम धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है। अब देखिए इसमें राम का मित्र श्याम, यहाँ पे पढ़ने वाला कौन है? श्याम है, लेकिन वो मित्र किसका है? राम का है। तो यहाँ पर श्याम है, ये तो कर्ता हुआ, और किसका मित्र है? राम का मित्र, यह कर्ता का विस्तारक हुआ। धार्मिक पुस्तकें ज़्यादा पढ़ता है, तो यहाँ पर पुस्तकें हैं, वह कर्म है, और किस प्रकार की पुस्तकें हैं? वो धार्मिक पुस्तकें हैं, इसलिए ये कर्म का विस्तार है। पढ़ता है, पढ़ना क्रिया है, और क्रिया का विस्तार क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। इसलिए उद्देश्य तो हुआ यहाँ पर राम का मित्र श्याम, एक ही है उद्देश्य, और ये विधेय है, यह भी एक ही है, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना। तो यह हमारा साधारण वाक्य ही हुआ, जिसमें उद्देश्य भी है और विधेय भी। या ये कि इसको संक्षिप्त में लिखूं कि वह वाक्य जिसमें उद्देश्य और विधेय होता है उसे साधारण वाक्य कहते हैं। दूसरा, हम यदि इसके बारे में दूसरा उदाहरण सोचें तो देखिए, राम भोजन खाता है। राम क्या कर रहा है? भोजन खा रहा है। राम उद्देश्य हो गया, भोजन खाना विधेय हो गया। श्याम व राम भोजन खाते हैं, दोनों ही करता है, लेकिन उद्देश्य करता अनेक, लेकिन क्रिया उन दोनों की एक जैसी है, इसलिए वहाँ भी साधारण वाक्य ही होगा। राम व श्याम भोजन खाते हैं, क्रिया दोनों की एक है और कर्ता दो है, इसलिए यहाँ पर भी हमारा साधारण वाक्य ही हुआ। श्याम पढ़ व लिख रहा है, कर्ता एक है, क्रिया भी क्या है? कर्ता समान है, और क्रिया भी उसकी एक जना ही करने वाला है, तो भी वहाँ साधारण वाक्य ही होगा। राम श्याम व मोहन पढ़ व लिख रहे हैं, यहाँ पे राम श्याम और मोहन तीनों उद्देश्य हैं, लेकिन कार्य एक जैसे ही कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भी कौन सा होगा? साधारण वाक्य ही होगा। आगे हमारा संयुक्त वाक्य, इसकी परिभाषा होगी, परिभाषा में जो बोल रही हूँ वह लिखनी है। वह वाक्य जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य होते हैं, वे किसी उपवाक्य या संयोजक अव्यय से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। देखिए, पुनः सुनिए। वह वाक्य जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य होते हैं और वो किसी संयोजक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, और, या, अथवा, तथा, एवं इत्यादि। ये जो है, इनको हम वाक्य जोड़ने के लिए प्रयोग में लेते हैं। नाम से ही हमें आभास हो रहा है संयुक्त। संयुक्त का मतलब मिलकर तो बनेंगे। तो इसमें जो ये 3 पॉइंट लिखे हैं वो संयुक्त वाक्य को समझने के लिए एक से अधिक उपवाक्य होते हैं और साधारण वाक्य होते हैं।
सभी उपवाक्य स्वतंत्र होते हैं, ये नहीं कि एक दूसरे पर निर्भर है, वो स्वतंत्र होते हैं। जैसे राम खेल रहा है और श्याम पढ़ रहा है। देखिए, राम खेल रहा है एक साधारण वाक्य हो गया, और श्याम है वह पढ़ रहा है, तो यह भी साधारण वाक्य, लेकिन दोनों कार्य अलग अलग है। वरना ये होता राम व श्याम खेल रहे हैं तो हमारा साधारण वाक्य हो जाता। यहाँ पर राम खेल रहा है और ये कहें कि संयोजक अव्यय से जुड़े हुए, जिसमें और है वो जोड़ने का कार्य कर रहा है इन दोनों वाक्यों को, इसलिए यह हमारा संयुक्त वाक्य हुआ जो इन दोनों को जोड़ रहा है। तीसरा है, या इसका अन्य उदाहरण देखें, राम विद्यालय जा रहा है परंतु मोहन घर पर ही। मोहन खेत में जा रहा है परंतु श्याम दफ्तर गया है। तो इस प्रकार से किंतु, परंतु, लेकिन, और, या, अथवा एवं इत्यादि जो ये शब्द हमारे अव्यय हैं, ये जोड़ने वाले हैं। ये यदि जोड़ते हैं तब ये हमारा संयुक्त वाक्य बन जाता है। राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है। इसमें राम है वो उद्देश्य है और उसका विधेय है पढ़ रहा है। दूसरा, श्याम लिख रहा है, श्याम उद्देश्य है लेकिन उसका विधेय है लिखना। तो यह भी हमारा हुआ उद्देश्य और विधेय। दोनों ही साधारण वाक्य हैं, लेकिन इनको लेकिन शब्द से जोड़ दिया गया है। राम पढ़ रहा है लेकिन श्याम लिख रहा है, इसलिए यह संयुक्त वाक्य हो गया। आगे तीसरा है हमारा मिश्र वाक्य। अब देखिए, यह वाक्य हमें नाम से ही आभासित हो रहा है। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, नाम से ही पता चल रहा है कि यह मिश्रण से बनेगा। वो तो सिर्फ दो वाक्यों से मिलकर बन रहा था, लेकिन यह मिश्रण से बनेगा, मिलकर बनेगा। इसमें बहुत से उपवाक्य होंगे तब यह हमारा मिश्र वाक्य होगा। तो इसमें जैसे इसकी परिभाषा लिखें तो होगी, वह वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है और उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसमें हमने बताया कि एक तो प्रधान उपवाक्य होता है और शेष उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। वाक्य नहीं, उपवाक्य। वाक्य तो पूरा हो गया तो वो वाक्य, लेकिन यहाँ पर उपवाक्य बताया गया। तो एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य सभी उस पर आश्रित उपवाक्य होते हैं। उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। छोटे छोटे जो उपवाक्य हैं वो उन पर आश्रित होते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो। यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है। गांधी जी ने कहा कि, गांधी जी करता है और उनका कहना क्रिया है, लेकिन क्या कहा है ये तो प्रधान हो गया। यही कहें कि साधारण बात हो गई तो, लेकिन जो कहा है वो सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो। यहाँ सत्य बोलो और हिंसा मत करो, योजक शब्द से भी जोड़ सकते हैं इसे, और की भी जुड़ा हुआ इसमें। तो इसलिए ये हमारा मिश्रित वाक्य हुआ, या ये कहें कि मिश्र वाक्य हुआ। जिस वाक्य में किसी ने भी कहा कि आ जाता है वहाँ मिश्र वाक्य ही होता है, क्योंकि प्रधान वाक्य कहने वाला हो गया
और वो जो बात कह रहा है वो वाक्य वो मिश्र वाक्य में आ जाएंगे। जैसे दूसरा उदाहरण देखें, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी उसकी, जिसने कहा उसने, जैसा करोगी वैसा भरोगे, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं। क्योंकि जिसे, जिन्हें, जितना, जिसका, जैसे, ज्यों त्यों, इस प्रकार से जो जुड़े हुए होते हैं इनसे बन शुरू होते हैं और इनसे जुड़कर जो बनते हैं वो सभी मिश्र वाक्य में आते हैं। सभी उपवाक्य योजकों से आरंभ और अंतिम वाक्य प्रधान होते हैं। जैसे जिसकी, इससे शुरू हो गया, और लाठी उसकी भैंस, और भैंस प्रधान था, इस पे खत्म हुआ है। तो जिसकी से शुरू हुआ और फिर प्रधान आखिर में है, इसलिए यह भी मिश्र वाक्य। योजक शब्द, जोड़ने वाले शब्द अभी बताए थे कौन कौन से। की, जैसे आया था गांधी जी ने कहा कि जोड़ने वाला था। क्योंकि ये भी जोड़ने वाला है। जो, जैसे ये कहेंगे जो करेगा सो भरेगा, जो बोएगा सो काटेगा, तो जो है वह भी योजक है। जिसे, जिसे जाना हो उसे जाने दो, इस प्रकार से जिसे से शुरू हुआ या बीच में जिसे आया, इस प्रकार से वो जोड़ने का काम कर रहा है। तो वह भी जिन्हें, जितना, जिसका, जैसे, जैसे जैसे, जो, ये सभी यदि योजक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे मिश्र वाक्य में होते हैं। संज्ञा प्रधान की और क्यों की होते हैं। विशेषण प्रधान, जो, जिसे, जिन्हें, जिसका, ये विशेषण की विशेषता बताते समय प्रयुक्त किए जाते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताने वाले, जितना, जैसे, जैसे जैसे, ये क्रिया विशेषण। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने वाक्य जो रचना के आधार पर थे 3 प्रकार के, उनका अध्ययन किया है। हमें इन्हें पुनः समझना है। ध्यान से समझिए। सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं वो हमने समझा, तो इसे हमें आसानी से समझ लेना है कि जो वाक्य क्या है, तो जो शब्दों से मिलकर बने, सार्थक शब्दों से मिलकर, और उनका क्रमबद्ध सही है। जैसे यदि उनका क्रम भी सही नहीं होगा तो वाक्य नहीं होगा। जैसे मोहन जाता है, इसी को ही हम उल्टा लिखें, जाता है मोहन, तो ये हमारा वाक्य नहीं बना। मोहन पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है पुस्तक मोहन, तो भी ये भी वाक्य नहीं बना। तो जो क्रम के अनुसार शब्द हैं उनको क्रम के अनुसार लिखा हुआ होगा और उनका हम अर्थ आसानी से समझ लेंगे, वही हमारा वाक्य होगा। तो हमें पहले वाक्य को समझना है, फिर रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, इस प्रकार वाक्य अलग अलग होते हैं। तो हमने पढ़ा है रचना के आधार पर हमारे वाक्य। तो इसमें थे हमारे पास साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। साधारण वाक्य में था जो वाक्य जिसमें उद्देश्य और विधेय होता है, या ये कहें कि कर्ता और क्रिया होती है, और दोनों को ही एक ही, अर्थात एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है, वह साधारण वाक्य होता है। जिसमें साधारण बात को समझा जा सकता है, वह साधारण वाक्य है। जैसे सदा सत्य बोलो, बात साधारण है। सीता भोजन करती है, तो सीता भोजन कर रही है,
एक ही करता है, विधेय है, और एक ही उसकी क्रिया है। ये हुआ हमारा साधारण वाक्य। दूसरा संयुक्त वाक्य। तो हमने पढ़ा कि आसानी से ही हमें समझ में आ रहा है कि संयुक्त जुड़कर बनेंगे। तो जो दो या दो से अधिक, ज़्यादातर दो से जुड़कर ही बनते हैं, साधारण वाक्यों से जुड़कर बनेंगे, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है लेकिन सोहन सो रहा है, या ये कहें कि राकेश खेल रहा है किंतु उमेश घर पर ही है। तो इस प्रकार से किंतु से, लेकिन से हमें ध्यान देना है। किंतु, लेकिन, परंतु, तथा, या, अथवा इनसे जुड़े हुए हैं और उनमें साधारण वाक्य ही हैं, तो वो संयुक्त वाक्य होगा। तीसरा हमारा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। साधारण वाक्य को तो हम साधारण और सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य उसका एक ही नाम है, संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य है, इसको हम मिश्र और मिश्रित दो वाक्य हैं उस आधार पर कह सकते हैं। तो साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य हमारा हो गया। तीसरा मिश्र वाक्य, जिसमें एक प्रधान वाक्य होता है और अन्य उपवाक्य होते हैं, वो होगा हमारा मिश्र वाक्य। एक तो प्रधान होगा और बाकी उस पर उपवाक्य हैं, वो उसी पर ही आश्रित होंगे, वो होगा मिश्र वाक्य। ये हमारा टॉपिक पूर्ण हुआ। धन्यवाद। कार्य पूर्ण करें और शिविर भेज दें।